हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा, क्लास 9th हिंदी क्षितिज का गद्य खंड का पाठ 1, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जो पाठ है, इसका पार्ट 1 मैंने इसके पहले ऑडियो में पढ़ाया था और अब इस पाठ का सेकंड भाग, दूसरा भाग, जिसमें कि अभ्यास और प्रश्न है, उसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा बहुत अच्छी कहानी है। NCERT 9th क्लास में ये क्षितिज हिंदी में ये कहानी आई है। तो इस कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। जैसा कि हमने पढ़ा था, हीरा और मोती नाम के दो बैल होते हैं और झूरी नाम का काछी और इन बैलों से प्रेम करता है। तो हमने इस पाठ की सारांश को हमने पिछले वीडियो में समझा था। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, लिखा है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। आप अपनी पुस्तक में जब मिलाएंगे तो आपको ये प्रश्न मिलेंगे। मैं आपके लिए उत्तर सहित इनको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका आंसर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है ताकि कोई भी जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। जैसे कि हमने पढ़ाया था, बताया था आपको कि हीरा और मोती को कांजी हाउस में डाल दिया जाता है और वह दोनों उसमें रहते हैं। कांजी हाउस का कर्मचारी प्रतिदिन और उन पशुओं की हाजिरी से मतलब गिनती करना, संख्या गिनती करता है और टैली करता है कि सभी पशु बरकरार हैं जितने उन्होंने कैद में किए थे। इस प्रकार कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में लिखा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया था। हमने पढ़ा था, जब झूरी काछी के साले और उन दो बैलों को ले जाते हैं तो उनके यहाँ एक छोटी सी बिटिया थी, बच्ची थी, और वह उन दोनों बैलों को देखती है कि ये भूसा नहीं खा रहे हैं और खड़े हुए हैं, है ना। हल से जुत कर जब आए थे तो उन्हें उस स्थान भा नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह ऐसे खड़े हुए थे। तो छोटी सी बच्ची आती है और दोनों को एक एक टुकड़े रोटी खिला देती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आया है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया था। तो देखिए, लड़की की माँ मर चुकी थी। चूँकि ये सौतेली माँ के पास रहती थी, छोटी बच्ची सौतेली माँ से मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। वह यह बताना चाहती थी कि जैसे मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा इन बैलों का भी यहाँ पर, झूरी के घर में सब कुछ था, यहाँ कोई नहीं है तो इन्हें बुरा लग रहा है, ऐसा यह है प्रदर्शन करते हुए आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे। बैल भी चाहते थे हमें कोई प्यार करे, और वह बेचारी लड़की भी मां नहीं थी, इसलिए कोई उसे प्यार नहीं करता था, तो वह प्यार की भूखी थी और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। बैल उसके कष्ट को समझते थे और लड़की बैलों के कष्ट को समझती थी, तो वह एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा था। तो ये प्रश्न का उत्तर हमने आपको समझाया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो कुछ नीति विषयक बातें हैं। नंबर 1, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्य के बीच भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। यहाँ पर ये बताया गया है, पशुओं और मनुष्यों में, पशु चूँकि मूक प्राणी होता है और वह व्यक्ति के हाव भाव को समझ लेता है, ठीक।
यदि हम उससे कोई गुस्से में कुछ बात कहें तो वह तुरंत भाप लेता है। ठीक, तो हाव भाव के द्वारा समझता है। दूसरा पॉइंट है, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल की बात कही है। प्रेमचंद जी ने यहाँ पर, मैंने पिछली ऑडियो में बताया था कि ये स्वतंत्रता से संबंधित हैं पाठ से को उन्होंने उद्देश्य था, चूँकि वह स्वतंत्रता प्रेमी थे, कई बार जेल यात्राएं की थी और उन्होंने ये कहानी के माध्यम से यही कहा था कि यदि हम संघर्ष करते रहें तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही दोनों बैलों के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने बार बार संघर्ष किया हैं, रस्सी को तोड़ा या भागे, है ना, आखिर वह अंत में वह स्वतंत्र हुए और झूले के पास पहुंच गए। तो यहाँ स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें। पशु पक्षी जानवर इंसान सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मनुष्य हो पशु, स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती। कहने का भाव ये है कि स्वतंत्रता मिल तो जाती है लेकिन संघर्ष करना पड़ता है, हमें इसके लिए संघर्ष भी जरूरी होता है। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल हमारे सामने रखा है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने नारी से संबंधित और ये पाठ में विश्लेषण भी किया है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न में आया है हमारी पुस्तक में, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग, रूढ़ अर्थ है बताया है मूर्ख का प्रयोग ना किए जाने के किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। प्रयोग ना कर, मूर्ख ना प्रयोग कर और किस अर्थ की ओर संकेत किया है। क्योंकि अधिकांश क्या होता है, हम किसी से भी कहते हैं एक गधे का अर्थ मतलब मूर्ख, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं भी मूर्ख शब्द नहीं लगाया। ठीक, तो ये इसका उत्तर देखते हैं। आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं। हमने ये पढ़ा था, हमारे लेसन में बताया था कि जो गधा जाति का जो जानवर होता है वो उस पर कितना ही बोझा लाद दिया जाए, कितना ही मारपीट कर दिया जाए, कभी उसको क्रोध नहीं आता। इसलिए प्रेमचंद जी ने उसको साधु संतों की श्रेणी दी है, जैसे वह उन्हें क्रोध नहीं आता। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। कहने का भाव ये है कि क्रोध तो सबके लिए आता है, लेकिन गधा एक ऐसा प्राणी है वह सब सहनशील कर लेता है किंतु उसे कभी क्रोध नहीं आता। हमने कभी उसे खुश होते भी नहीं देखा, सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में कभी दुखी नहीं होता, क्रोध नहीं आता। तो ये भाव भी हमने गधे के अंदर नहीं देखे। तो उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है, हमेशा एक सा चेहरा उसका बना रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे क्या कहा जाता है, बेवकूफ। बेवकूफ का अर्थ है मूर्ख। बेवकूफ कहा जाता है, जबकि उसमें इतना संतोष है। यह सद्गुणों का अनादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ये लेखक यहाँ ये बताना चाहते हैं कि यदि आप सीधेपन से रहेंगे तो लोग आपके लिए मूर्ख कहेंगे, हैं, बेवकूफ़ कहेंगे। ठीक है, तो कहने का भाव ये है हमें हमेशा अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए, लिखा है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा मोती ये दोनों बैलों का नाम थे और इनमें बड़ा गहरा संबंध था, बड़ा प्रेम था एक दूसरे के प्रति। तो हमें कुछ
पाठ में जो घटनाएं आई थी उनका वर्णन से पता लगता है कि दोनों में बहुत दोस्ती थी। हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी में कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। देखिए, नंबर 1, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। हमने ये कहानी में पढ़ा, ठीक। झूरी के घर जब वह रहते थे तो एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, है ना। जानवर चूँकि मूक होते हैं और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए इस तरह के भाव प्रसंग करते हैं। नंबर 2, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ एवं स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। ये बताया गया है कि जब दोनों को एक साथ गाड़ी में जोता जाता तो मोती सोचता कि मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ आए, मेरे साथी पर, हीरा पर ना आए, और हीरा सोचता कि मेरे तरफ ज़्यादा बोझ आ जाए, मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, मेरे मित्र साथी के लिए कोई बोझ ना पड़े। तो इस प्रकार के व्यवहार से ये पता लग जाता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी, ऐसा ये भाव है। तीसरा देखिए क्या है, नाद में जब खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ ही नाद में मुँह डालते थे। नाद एक प्रकार का जानवरों को भूसा डालने का एक पात्र होता है ना। उसमें खली भूसा डाल दिया जाता है, सानी मिला दी जाती है। तो दोनों जब खाते थे तो एक साथ खाते थे। जबकि यदि कहा जाता है कि जो जानवर होते हैं एक साथ कम ही खाएंगे, है ना, और उन्हें गुस्सा आती है, दूसरे जानवर को धकेलने का या हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नहीं, ये दोनों एक ही नाद में एक साथ दोनों मुंह डालकर खाते रहते थे, साथ बैठते थे। एक के मुँह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था, अर्थात जब नाद में से एक मुँह हटा ले तो दूसरा भी चरना, भूसा खाना छोड़ देता था। तो इन कुछ प्रसंगों से हमें पता लगता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये एक पंक्ति आई थी जब हीरा और मोती ने ये प्रयास किया कि एक काम करें और ये झूरी की पत्नी जो है हमें गुस्सा बता रही है, हम इस पर सींग चला दें, मार दें। लेकिन नहीं, दोनों ने ये सलाह की, है ना। हीरा ने ये बताया मोती के लिए कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, और तुम इसे भूल जाते हो। इस कथन स्त्री जाति के बारे में कुछ मतलब जो बताया है प्रेमचंद जी ने, ये दृष्टिकोण रखा है। प्रेमचंद जी के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी, ठीक। वह हमेशा कहते थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ठीक। नारियों का हमेशा उनके मन में, प्रेमचंद जी के मन में सम्मान रहता था। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है। इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। यहाँ उन्होंने यही बताया है कि नारी पूजनीय है और नारी पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र, उनकी कहानियों में कोई पात्र स्त्री आई है, का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा उन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। इसमें संबंधित कुछ लिखे भी हैं रचनाएं। इससे स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। कहने का भाव यह है कि प्रेमचंद नारियों के लिए हमेशा पूजनीय मानते थे, सर्वोपरि स्थान उनका मानते थे और हमेशा एक आदर्श के रूप में उनका सम्मान करते थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, हमारी पुस्तक में प्रश्न आया 7वां, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। जो किसान होते हैं उनका जीवन होता है तो पशु और मनुष्य में हमेशा वह आपसी संबंध बनाए रखते हैं। किसान बैलों को पसंद करते हैं। तो ये देखिए, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती 2 बैलों के माध्यम से व्यक्त
किया है। ठीक, जानवर भी हमारे हाव भाव को समझते हैं। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है। झूरी नाम का काशी हमने पढ़ा था ना, और उसके जो दोनों थे बैल, उनके नाम तक रखे थे उसने। हीरा, एक हीरा जो अनमोल होता है, मोती, कितने अच्छे नाम रखे उन्होंने, है ना। और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे या कहीं नहीं रहना पसंद करते थे। अर्थात कई बार उसकी पत्नी ने उन्हें बेचने का प्रयास किया, है ना। उनके साले को दे दिया तो साले के घर से भी छूट कर आ गए, कांजी हाउस से भी छूट कर आ गए। और कहने का भाव ये है कि इतना प्रेम करते थे उस झूरी काची के लिए वह दोनों बैल कि उनके ही पास, आखिर में भी उसके ही पास वापस आ गए थे। इससे स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। ठीक, जानवर भी हमेशा प्रेम का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं, और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं, अर्थात उन्हें भी क्रोध आता है और वह मारना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि पशु और मनुष्य के आपसी संबंध गहरे होते हैं। उनसे प्रेम किया जाए पशुओं से तो वह भी हमसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती के ने ये कथन कहा था, है ना, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, वह आशावादी है। ठीक, क्योंकि उसे कभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। क्योंकि मोती ने अपने साथी हीरा से ये कहा था कि खैर ठीक है, तुमने जब उसने जो है ना वो दीवार तोड़ी, तो दीवार तोड़ने से कई प्राणी निकलकर, गाय भैंस बैल निकलकर भाग गए। तो उसने यही कहा, ये सब जो है ना जो बाहर स्वतंत्र हो गए हैं, ये तो सब हमको कम से कम आशीर्वाद देंगे ही, चूँकि हमने जब वो कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी है, ये स्वतंत्र हो गए, निकल गए। ठीक है, तो ये कहा था। दूसरा है, वह स्वार्थी नहीं है, हैं। मोती कैसा नहीं था? स्वार्थी नहीं था। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। क्योंकि जबकि ये रहता है, मान लीजिए कोई जगह कहीं से निकलने के लिए की जाए तो सबसे पहले वो ही जाएगा, निकलेगा, किसने रास्ता बनाया है। लेकिन नहीं, दीवार सींग मार मार कर मोती ने तोड़ी थी, जबकि स्वयं वहाँ से नहीं निकला, और सारे जानवर एक के बाद एक सब जो भैंस गाय बैल सारे कांजी हाउस से कूद कर भाग गए, अर्थात स्वतंत्र हो गए, है ना। तो इससे ये पता लगता है कि वह स्वार्थी नहीं था, दूसरों के लिए कर्तव्यनिष्ठ था। ठीक, तीसरा है, वह साहसी था। उसमें इतना साहस था कि इतनी बड़ी दीवार, कांजी हाउस की बाउंड्री की दीवार, उसने सींग मार मार कर अपने साहस पे और बलबूते पर उसे तोड़ दिया है, और स्वतंत्र वहाँ से निकल आया। ठीक है, तो ये इस पाठ के प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर थे, और ये हमने आपके लिए अभ्यास प्रश्न के उत्तरों को बारे में बताया। मुझे आशा है ये सभी प्रश्न के उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और अगले लेसन में हम आपसे पुनः फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सभी छात्रों को नमस्कार।